अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हुक्म दिया था कि इमरान खान को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद हुकूमत ने 2 दिन तक पहले हाँ फिर ना और फिर हाँ का रवैया अपनाते हुए गुज़िश्ता रात ऐसे इंतजाम किए कि जैसे इमरान खान को वाकई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई। मीडिया को भी यही खबर दी गई कि साबिक वज़ीर आज़म को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ही शिफ्ट किया जा रहा है। इमरान खान के ज़ाती मौलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज़्मा खान को भी यही तासुर दिया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुँचा भी दिया गया, जहाँ वो 3 घंटे तक इमरान खान का इंतज़ार करते रहे और रात गए सब यही समझते रहे कि इमरान खान को अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सुबह होने तक ये बात सामने आ गई कि इमरान खान को रात गए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिर फ़ौरन ही दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 8:57 पर एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद सुबह 10:06 पर एक और एक्सपोस्ट में अता तारड़ ने लिखा कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रहीं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यानी वही हुआ जिस खदशे का इजहार हमने गुज़िश्ता रात अपने प्रोग्राम में करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से सवाल किया था कि क्या इमरान खान को सिर्फ मेडिकल चेकअप के बाद अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो देखिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जवाब में क्या कहा। पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो सिर्फ उनको अस्पताल ले जाने तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा। इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें चेक की जरूरत हुई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। ना शिफा के बाहर पीटीआई के कारकुन मौजूद है, ना अडियाला के बाहर कोई बयान बहनें नहीं दे रही हैं। अगर वो पासदारी कर रही हैं तो आप पासदारी करेंगे हुक्म की या चेकअप कराया वापस ले जाएंगे? वो अगर पासदारी करेंगे तो हमारी तरफ से भी आपको पासदारी नजर आएगी। और फिर यही हुआ, चेकअप कराया और वापस इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल भी नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्मनामे के खिलाफ एक बार फिर नजरसानी की दरख्वास्त हुकूमत ने दायर कर दी है, जो हुकूमत की तरफ से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दायर की है। एक तरफ हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने के बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर इमरान खान की बहन उज़्मा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमती इकदाम के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उज़्मा खान ने कल रात को पेश आने वाले वाक़यात और इमरान खान से मुलाकात की तफसीलात बताईं। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। तो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे कहते हैं एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। सुहेल की ने कहा जी अपनी मूवमेंट तेज करे
उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज्यादा तेज कर ले। उस्मा खान ने इमरान खान की सेहत का जिक्र करते हुए कहा कि वो फिट थे, नजर बेहतर थी। जब उन्हें बताया गया कि आपको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जा रहे हैं तो वो खुश थे। माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना तो 120/80 था। आंख उनकी उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्हें डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की उन्होंने तारीफ की, नजर बेहतर थी, 100% नहीं बेहतर थी। इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान के ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी बताया कि किस तरह गुज़िश्ता रात उन्हें अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल और फिर वापस अडियाला जेल लाया गया। 7:30 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुंच गए। 2 मुख्तलिफ कारों में हम अंदर चले गए। जाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा ठीक है। आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुंच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में, और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, 1-2 गाड़ियाँ पीछे भी थी। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तकरीबन 4:15 4:30 के लगभग तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुँच। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत ने 3 जजेस की नहीं पूरी अदलिया की तौहीन की है। पहले मैंने 20 लाख लोग लाने का दावा किया था, अब ये तादाद डबल हो जाएगी। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे। इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे, ये पहले से ज्यादा तेज होगा। मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सेनेट और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर्स के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल रात को जो कुछ हुआ उसका अंदाज़ा नहीं था। हम तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। जबकि सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकबर राजा ने कहा कि हमने अदालती हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, मेडिकल बोर्ड तश्कील ही नहीं पाया और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। आप अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास लेके आए और वापस भेजिए और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं। हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरत्तब ही नहीं हुआ। वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उस्मा ने शामिल होना था। कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया है वज़ीर इत्तलात की जानिब से, बिल्कुल गलत बात है। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि एक स्याह शीशों वाली गाड़ी में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को बिठाया गया, उनके इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियां चलाई गईं, पूरे काफिले को किसी बंदिश के बगैर शिफा इंटरनेशनल ये लेकर गए। सड़कें खुली हुई थी और लोग यही समझते रहे कि खान साहब इस गाड़ी में हैं। फूल निछावर करते रहे, फुटपाथ पे खड़े। खान साहब ने कल जो जिक्र किया मिस्र में मोरसी का, तो हमारे लिए, हमारी रूह को हिला देने के लिए काफ़ी है। खान साहब के साथ एक साजिश के तहत ये एक सलूक जो हो रहा है, कैद तन्हाई में जो उनको डालना है, इसका कुछ भी नतीजा हो सकता है। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, आखिर में हुकूमत ने वही किया जो आप लोगों ने फैसला किया हुआ था, तासुर फिर भी यही दिया आखिर में जाके कि अदालती हुक्म की पासदारी की जा रही है, मगर शिफा ले जाने के बजाय पिम्स ले गए, उन्हें अरेंजमेंट पूरे दिखाए मगर किया वही जिसका आप लोगों ने फैसला किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, हम तो बिल्कुल अदालत का हुक्म मनवन तस्लीम करते हैं और करना चाहते थे, और इन वायलेशन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसमें पीटीआई के लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए, वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा करनी शुरू की। बहुत सारे वीलॉगर्स, वीडियो बनाने वाले, ये कार्रवाइयाँ डालने वाले, और ये वो लोग बेशुमार जो है वो परसों रात से ये काम कर रहे थे। और उसके बाद उस सिचुएशन में
यकीनन जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो किसी बिल्डिंग ने या बाकी चीजों ने नहीं करना होता, वो तो डॉक्टर्स ने करना होता। सो वो डॉक्टर्स के उस बोर्ड को भी रिक्वेस्ट की गई कि करीब तरीन एक ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल पैदा ना हो, हॉस्पिटल भी हो, और वहां पे ऑलरेडी उनका ड्यू था, जो उनकी आंख का इलाज हो रहा था उसका फॉलो अप भी ड्यू था। तो वो सूरत हाल में बेहतरीन ऑप्शन ये थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल हो सकता था और इस सिचुएशन से भी बचा जा सकता था। और अब ये जो लोग कह रहे हैं कि तौहीन अदालत उन लोगों ने की है जो कि उस ऑर्डर के होते हुए, जबकि ऑर्डर में लिखा गया कि वहां कोई इज्तिमा नहीं होगा, और उन्होंने उस बात का कोई ख्याल नहीं किया। मगर ऑर्डर में तो ये भी लिखा हुआ था ना कि डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन उज़मा खान मौजूद होंगे जिस वक्त उनका मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान को ले जाया गया शिफा, वहाँ उन्हें 3 घंटे तक बिठाया गया, और बाद में जो उज़मा खान साहिबा हैं उन्हें इमरान खान साहब से ज़रूर मिलवाया गया। तो अदालती हुक्म की आप ये पासदारी कर देते, 10 मिनट का तो फासला था, उन्हें क्यों नहीं ले जाया गया, उन्हें क्यों 3 घंटे तक शिफा में बिठाया गया? देखिए, पूरी कोशिश की गई है कि उस पर मनवन अमल हो। इसी वजह से हमने अपनी उस वक्त रिव्यू पिटीशन भी वापस ली। मैंने आपसे कहा कि सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे, और हम इस तरह के लोग नहीं हैं, और हमारी लीडरशिप का ये ज़र्फ नहीं है कि वो किसी की सेहत पर, किसी की बीमारी पर उसको कमजोरी समझ के उसे सियासी हथियार बनाकर उस पर सियासत करे। हमने पहले दिन से नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि इनकी एक्सरसाइज मशीन वापस ले लें, कुक वापस ले लें, फलां चीज ले लें, इनको इलाज ना किया जाए। और बगैर किसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भी इससे पहले भी 5 दफा वो पिम्स आ चुके हैं और उनकी आंख का इलाज जारी है, और 6वीं दफा रात भी उनकी ट्रीटमेंट की गई है, और उस वक्त तो कोई हुक्म नहीं था ऐसा। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। साहब देखें, रास्ते में लोग जरूर मौजूद थे, और उसके बाद पार्टी ने तो कहा हुआ था कि कोई जमा ना हो। अगर कुछ फैमिलीज आसपास आ गई तो इसमें पार्टी का क्या कसूर है? पार्टी को पाबंद किया था ना, उसमें ना तहरीक इंसाफ के कोई झंडे नजर आ रहे हैं, ना ऐसी कोई बात नजर आ रही है। चले जी, मैं कहता हूं पार्टी का कसूर नहीं है, लेकिन सिचुएशन तो पैदा हुई ना। ये आपकी बात, आप इसकी ऐसी सिचुएशन तो नहीं पैदा हुई कि आप एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि उसका शिफा में अदालत के मुताबिक इलाज हो जाए? देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी दे सकते हैं, और हमने एक दफा नहीं दी, ये 6 दफा ये अमल दोहराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो आते हैं, खैर खैरियत से वो वापस चले जाते हैं, और कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती। लेकिन जब अनाउंस करके, और आपको पता है ये लोग नहीं मानते किसी की भी, और अगर तो चंद घंटे में ये सिचुएशन पैदा हुई है, हमें तो नहीं पता था कि डॉक्टर उन्हें रखेंगे, नहीं रखेंगे, कितनी देर रखेंगे, तो क्या फिर ये सूरत हाल आगे कंटिन्यू करती? तो यकीनन ये जो उन्हें पिम्स ले जाया गया है, ये वहां लोग जमा होने की वजह से लेकर गए हैं। एक मुजरिम है अदालती फैसले के मुताबिक, मगर वो अगर बीमार हैं और अदालत ने हुक्म दिया उनको शिफा लेके जाएं, तो जो दूसरे लोग हैं, अगर वो एक मकबूल लीडर हैं, उसकी सजा उन्हें कैसे दे सकते हैं जबकि उनकी पार्टी भी कह रही है कोई जमा ना हो? अब नवाज शरीफ साहब जब जाते थे अस्पताल, अगर उनके लिए कोई नहीं जमा होता था, यहाँ तो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पार्टी कह रही है कि मत आओ, उसके बावजूद अगर कुछ फैमिलीज आ गई, कुछ ने फूल फेंक दिए, तो इस पे आप उनको कैसे पनिश कर सकते हैं, इमरान खान साहब को, इस बात पर? देखिए, जहां ये हॉस्पिटल वाक़या है वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहां बहुत सारे और मरीज भी हैं, और वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती थी कि बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते और इनका इलाज भी डिस्टर्ब होता। खुदा ना खास्ता लोगों को मुंतशिर करने के लिए अगर कोई वहां एक्शन करना पड़ता, तो एक हॉस्पिटल के करीब इस तरह का एक्शन, कोई जिसमें आंसू गैस या बाकी चीजें, तो वो बहुत ही गैर मुनासिब होता। तो इस सिचुएशन में एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा है, सिक्योरिटी भी के एतबार से भी, वहां सारी फैसिलिटीज भी हैं, फिर जो डॉक्टर साहिबान थे जिन्होंने ये इलाज करना था, वो सारे डॉक्टर्स एक जगह जमा हुए, और उसके बाद उन्हें, और अगर आप पूछें, आपके तो बहुत सारे जराए होंगे, माशाल्लाह बेहतरीन सेहतमंद हैं, दौड़ते भागते रहे हैं। ये बात तो उनकी बहन ने भी कही कि फिट हैं, जिस वक्त उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया वो भी नॉर्मल था, आंख भी इंप्रूव हो रही है, मगर
साथ में बात भी कही ना कि इनकी ये जो हालत हुई है कि उनको पैल्पिटेशन का मसला, पहले हार्ट बीट उनकी तेज़ नहीं होती थी, अब होने लग गई है, या ब्लड प्रेशर का मसला पहले कभी नहीं था, और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि ये उन्हें कैद तन्हाई में रखने की वजह से हो रहा है। तो जिन हालात में आपने उन्हें रखा उस वजह से ये सारा का सारा मामला हो रहा है ना, और उसी वजह से अदालती हुक्म भी आया। तो आइंदा आप कम से कम इस बात की पासदारी करेंगे कि जो फैमिली है उससे कंसिस्टेंटली उनकी मुलाकातें हों, जो कि उनका हक है। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि हमें इनकी किसी ऐसी फैसिलिटी पे जो इनका हक है उसको कोई एतराज नहीं। ये खुद इशू बनाते हैं, रोड ब्लॉक करके, जलसा करके, बंदे इकट्ठे करके, डिक्टेट करके, गले पे अंगूठा रख के। आप किसी अदारे को ये नहीं कह सकते कि अब मैं ये करूंगा और अब मैं ये करूंगा। इन्होंने अपनी मुलाकातें खुद इस तरह की सिचुएशन में लेके आए, नहीं तो इससे पहले ये 2-2.5 साल क्यों नहीं आई इस तरह की सिचुएशन। तो बात यह है कि सियासत के लिए एक हमदर्दी कार्ड रह गया है। कभी कहते हैं पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि नहीं, कभी कहते हैं बहुत बीमार हैं शायद जिंदा रह सकेंगे कि नहीं, कभी, और आखिर में जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब डॉक्टर्स देखते हैं, अब तो उनकी बहन ने भी तस्दीक किया है। मैं कह रहा हूं अगर शाहजेब आप और मैं अपना ब्लड प्रेशर अभी चेक करवाएं तो शायद इतना आइडियल ना हो जितना बानी का था। मेरा ख्याल है कि इस सारी सूरत, मगर तलाल साहब, उनकी बहन ने यह भी कहा ना कि जब उन्हें बताया गया कि उन्हें शिफा ले जाया जाएगा तो वो मुतमईन हुए, वो खुश हुए। अदालत का हुक्म भी था, मरीज की चाहत भी थी कि उन्हें वहां ले जाया जाए, और आप लोगों ने उसके बावजूद ऐसा नहीं किया। देखिए, चाहत जो है वो उनकी तो बहुत और भी हो सकती है, और चाहत जो है वो इस फैसले के बाद आपको नजर आई कि वो किस तरह ये ट्रांसलेट करते रहे इस फैसले को, और इस फैसले को किसी ना किसी सूरत वो अपनी सियासी जीत और एनआरओ टाइप और बड़ा कोई कहानियां बनाते रहे। तो ये उनकी मर्जी से तो नहीं होगा ना, ये कानून और डॉक्टर्स की मर्जी से होगा। डॉक्टर चाहते तो और टेस्ट ले सकते थे, डॉक्टर चाहते कुछ दिन रख सकते थे। अगर डॉक्टर समझते हैं कि वो फिट हैं, बेहतरीन हैं, सेहतमंद हैं, तो ये फैसला तो डॉक्टर्स ने करना है, किसी की चाहत ने नहीं करना कि उसने कहाँ रहना है, किस हॉस्पिटल में रहना है, किस जगह रहना है। ये तो खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो बीमारी, और फिर बीमारी देखकर डॉक्टरों ने फैसला करना है कि इनको कहाँ रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए वो अदालत से रुजू करेंगे। कंटेम्प्ट में पहले भी बहुत सारे वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। मेरा ख्याल है पहली कंडेम्प्ट तो इन्होंने खुद की है, और बड़ा क्लियर लिखा गया था कि आप ये काम नहीं करेंगे, और ये काम जिन लोगों ने भी किया है तौहीन अदालत उन लोगों ने की है। हमारी नीयत पे अगर शक होता तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था उस वक्त भी 5 दफा पिम्स हॉस्पिटल में लाके उनका इलाज किया गया जो जरूरी था, और हमें आइंदा भी किया जाएगा। तो हम नहीं समझते कि भी इसमें कोई तौहीन अदालत में कोई इंतजामिया ने या किसी और ने किया है। इसमें क्लियरली जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने उस हुक्म की वायलेशन की। मगर तलाल चौधरी साहब, एक बात जो कि 27 सितंबर का एहतजाज था, इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है अपनी बहन उज़्मा खान के जरिए कि सुहेल आफरीदी और तेज करें अपनी मुहिम को। सुहेल आफरीदी ने कहा पहले मैंने 20 लाख का कहा था, हम इससे दुगने लोग लेकर आएंगे। तो एक जो इस्तेहकाम की तरफ हुकूमत जा सकती थी अदालती फैसले की पासदारी करते हुए, उल्टा आप हवा नहीं दे रहे हैं उनके एहतजाज को और अदम इस्तेहकाम को। देखिए, इन्हें माजी से सीखना चाहिए, हम तो इन्हें समझाते हैं, बाकी इन्होंने किसी कोई और तजर्बा करना कर ले। 26 नवंबर भी किया था, 9 मई भी किया था, इस्तीफे भी दिए थे, अभी भी इन्होंने अपनी स्टैंडिंग कमेटियों से निकले हुए हैं। मेरा मतलब इस तरह के कोई और गैर सियासी फैसला करना है कि जिसके बाद ये और कुछ माइनस हो जाए या कुछ और इररेलेवेंट हो जाए, तो ये इनकी मर्जी है। लेकिन ये कोई 20 लाख और अब 40 लाख, ये तो इस तरह लगता है जैसे इनकी जेब में पड़े हैं। अब आज के दिन तक 20 लाख तो दूर की बात, 2 लाख को भी कोई टच नहीं कर सका, और गलियां सुनसान और वीरान होती हैं जब इनकी तारीख आती है उस एहतजाज की। तो मेरा ख्याल है अपने आप को भी इम्तिहान में ना डालें। हमारे लिए कोई इशू नहीं, रियासत बिल्कुल तैयार है। रियासत इस तरह की किसी ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करेगी। क्योंकि आपने हुकूमत ने रियासत का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो कल रात जो कुछ भी हुकूमत ने और रियासत ने किया, क्या वो इसलिए किया कि बहुत ज़्यादा ये तासुर पैदा हो रहा था और सवाल उठ रहा था कि शायद जो सेम पेज है वो कहीं ना कहीं से फटता नजर आ रहा है, दाल में कुछ काला है, इस तासुर को जाहिर करने के लिए क्या जो किया? देखिए, ये जो कल किया ये इंतजामिया ने किया, हुकूमत ने किया, ये इसमें हमारा ये इख्तियार है
और हम तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ हालात की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए जो बेहतरीन कर सके हैं नेक नीति के साथ वो किया। और उसके बाद डॉक्टर्स की तसल्ली तशफ़ी के बाद एक सेहतमंद जो आदमी था, जो एक कैदी है, उसको उन्होंने वापस जेल भेज दिया। मेरा ख्याल है कि इसमें अब आप इसमें जोड़ लें कि खुदा ना खास्ता कोई इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल थी, इसमें कोई वजीर आजम, और फिर कह दिया जाएगा जी कि फील्ड मार्शल ने कुछ भाई किसी ने कभी जिक्र भी नहीं किया और ये इररिलेवेंट आदमी है। ये यहाँ और बहुत मसाइल हैं, यहाँ कभी ईरान अमेरिका की सुलह की बात होती, कभी इकोनॉमी की बात होती, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, और पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बिजी है हमारी जो क्यादत है, जो अदारों के सरबराह मतलब अगर इररिलेवेंट आदमी होते तो इतना कुछ तो ना कर रहे होते ना आप, कि नहीं जी हम बहनों से भी नहीं मिलने देंगे, बाहर जो बयान देते हैं अगर उस किस्म के बयान दिए तो फिर मुलाकातें बंद कर देंगे। उनको की हालत ये हो जाए कि उन्हें एंग्जाइटी हो रही हो, एक फिट आदमी की ये हालत हो रही हो। अगर इररिलेवेंट होते तो आप ये सब ना कर रहे होते, रेलेवेंस है इसलिए तो ये सब करना पड़ रहा होता है आपको। देखिए, रेलिवेंट होते तो इनकलाब आ चुका होता, तब्दीली आ चुकी होती, यहाँ असेंबलियां तोड़ी गई, इस्तीफे दिए गए, यहाँ क्या नहीं किया गया। 9 मई 26 नवंबर क्या IMF को खत, क्या क्या खेल नहीं खेला गया, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए हर काम किया गया। और उसके बाद अगर इतने रेलिवेंट और इतना सब कुछ होता, आहिस्ता आहिस्ता बात आ गई है कि मेरी मुलाकात करवा दो, अब बात आ गई है कि हमारी बातचीत करवा दो, हमें मिलने लो। अब यहां तक बात इतने से रेलिवेंट रह गए हैं, रेलिवेंसी बहुत कम हो गई है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी बिल्कुल ही आखिर पे ले आए हैं। और उसके बाद बात यह है, हम इन्हें बार बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने परसों फिर कहा है, और उस दिन भी इन्होंने तासर लिया कि पता नहीं जी फैसले की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा। प्राइम मिनिस्टर ये 6वीं दफा कह रहे हैं, और वो पहले दिन से कहते हैं, जब असेंबली आते हैं खुद चल के अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं। तो हम तो हमेशा बात करने को तैयार हैं, लेकिन NRO नहीं हो सकता। और इस फैसले को भी NRO बनाकर पेश किया है इन्हीं लोगों ने, इन्हीं की पार्टी ने और इन्हीं के व्लॉगर्स ने। इन्होंने कहानियां बनाई हैं कि अब बस पहला स्टेप हो गया है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है, फिर सीधा लैंड जैसे लगता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना है। तो वो मेरा ख्याल है कि गुब्बारे से हवा निकलनी होती है जब उसके पीछे कुछ ना हो, क्योंकि अब साजिश नहीं होती। बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफी जान साहब से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करते। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शफी जान साहब, जो कुछ हुआ वो मामला हमने अवाम के सामने रखा। हुकूमत कह रही है हुजूम जमा हो रहा था वहाँ, और ये खिलाफ वर्जी थी अदालती हुक्म की, जिसकी वजह से अदालत ने ज़ाहिर बिल्डिंग तक तो हमें नहीं महदूद किया था, हमने शिफा के ही डॉक्टर्स को पिम्स भेज दिया और वहाँ पर इमरान खान साहब का चेकअप हो गया। और बहन ने ये बता दिया, जैसे कि ख्वाजा साहब ने भी ट्वीट किया कि वो फिट हैं, तो इसलिए अदालती हुक्म की हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। आप जाएंगे कंटेम्प्ट का मामला लेकर? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। कल रात को जो हुआ, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसके एक हुक्मनामे को रद्दी की टोकरी में फेंका। ये एक खिलवाड़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ और इमरान खान साहब की सेहत के साथ। बिल्कुल हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएंगे। जो ये एक बयानिया इस वक्त बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे लोग थे, वहां पे तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर मौजूद नहीं था। जितनी जिम्मेदारी इस बार तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने, ओहदेदारों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने शो की है, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती, क्योंकि ये इमरान खान साहब की सेहत का सवाल था। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो ऑर्डर था वो शिफा ले जाने का था, पिम्स ले जाने का नहीं था। वो ऑर्डर ये नहीं था कि आप शिफा के डॉक्टर को पिम्स ले आएं। देखिए, डॉक्टर फैसल जो उनका जाती नॉलेज है, जिनका ऑर्डर में जिक्र है कि जाती डॉक्टर उनके हमरा होगा, उनको तो मिलवाया ही नहीं गया। उनकी बहन डॉक्टर उज़मा उनके हमरा थी, कोई टेस्ट नहीं करवाया गया, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया और आंख के लिए एक इंजेक्शन इस्तेमाल हुई। इसके अलावा वहां पे कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि हम रिपोर्ट्स लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो किस चीज की रिपोर्ट लेके जाएंगे? ब्लड सैंपल तो आप कहीं भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप कराची बैठे हैं, आप ब्लड सैंपल ले लें और आप शिफा भिजवा दें। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यही प्ली इख्तियार करेंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया,
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 3 जजेस ने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया और हुकूमत ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंका। और शफी जान साहब, ज़ाहिर जो अदालती फैसला था, इसके अलावा भी जो इमरान खान साहब की कोई एंग्जाइटी का मसला है, दीगर मामलात हैं, कैद तन्हाई में रखने की वजह से वो हुकूमत ने पाजारी नहीं की, इस हवाले से आप अदालत जाएंगे। मगर एक बात जो उज़्मा खान साहिबा ने कही कि वो फिट हैं, उन्होंने खुद ने जब ब्लड प्रेशर चेक किया वो ठीक था, आई साइट इंप्रूव हो रही है, क्योंकि बहुत सारी क़यासराइयाँ पैदा हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इमरान खान साहब की सेहत को लेकर ऐसी बातें कर देते हैं और उनके ज़ाहिर बहुत से चाहने वाले हैं जिनमें तशवीश की लहर दौड़ जाती है। ये इत्मीनान हुआ पार्टी को भी कि उनकी सेहत बेहतर है और दीगर मामला ज़ाहिर हुकूमत को ठीक करने चाहिए कि उन्हें तनहा ना रखा जाए, फैमिली से मिलवाया जाए। देखिए शाहजेब साहब, जो रिपोर्ट जमा हुई, जो एक सरकारी मेडिकल बोर्ड था जिसमें तहरीक इंसाफ की कोई इनपुट नहीं थी, उस रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस रिपोर्ट में एंजाइटी का जिक्र था, ब्लड प्रेशर का जिक्र था, दिल की मर्ज का जिक्र था और आंखों की जो पहले से इशू एक बना हुआ था उसका जिक्र था। देखिए सिर्फ कल ब्लड प्रेशर चेक हुआ और ब्लड प्रेशर उनका उस वक्त नॉर्मल था। उसके बाद आंख के लिए एक इंजेक्शन उन्होंने लगाया है, बाकी तो कोई टेस्ट नहीं हुए। ये तो बज़ाहिर एक उज़्मा साहिबा ने एक बात की कि बज़ाहिर वो फिट लग रहे थे। देखिए इसलिए ही इनको शिफा भेजा गया था कि वहां पे तमाम कंप्लीट उनके टेस्ट हो। उनका जाती डॉक्टर जो डॉक्टर फैसल, जिसको धोखे से शिफा भेजा गया और इमरान खान साहब को पिम से लेके गए, वो उनके हमरा हो, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं उनकी सेहत के बारे में, वही उनको उनकी सेहत के सारी इश्यूज मॉनिटर करते हैं। देखिए किसी किस्म के टेस्ट की रिपोर्ट से लेके आएंगे हम, इसको काबिल कबूल हमारे लिए नहीं होंगे। हमने पहले भी पिम्स के जो टेस्ट है उनको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ऐसे कोई टेस्ट लाते हैं और ये कहेंगे कि हमने इनके टेस्ट पिम्स में लेके और टेस्ट जो है हमने शिफा से करवाए हैं, हम उसको मुस्तरद करेंगे। और शफी जान साहब, एक जो ज़ाहिर हुकूमत तो डिनाई कर रही थी, मगर ये बात हो रही थी और हमने भी हुकूमत के सामने सवाल रखा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं सेम पेज फटता नजर आता है। सलमान करवाजा साहब ने हालात के बदलने की उम्मीद का इजहार किया था। कल रात जो कुछ हुआ है उसके बाद आपको लगता है हालात कुछ बदलने की उम्मीद जो पैदा हो रही थी वो दम तोड़ गई है? देखिए एक तासर दिया जा रहा था कल से कि एक डील के जरिए या किसी राब्ते के जरिए ये सब कुछ हो रहा है, वो तमाम तरफ दम तोड़ गई है। इमरान खान साहब को जो शख्स जानता है उनको इमरान खान साहब की नेचर का पता है, वो कभी डील नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पढ़ी है कि 2 दफा उनको डील की ऑफर हुई है लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया है। वो अभी भी जब चाहें तो किसी भी बाहर मुल्क जा सकते हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं उस निजाम के खिलाफ। जब उनसे ये बात की गई कि आपको शिफा लेके जा रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले सवाल ये किया कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या होगा, वो भी बीमार है, उनको अपनी अहलिया की जो बुशरा बीबी है उनकी सेहत का इशू है, उनके बारे में उन्होंने कहा। वर्कर्स का पूछा गया, अपनी अवाम का पूछा गया। तो इमरान खान साहब इस नेचर की नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ नहीं देख रहे। ये जो भी हुआ ये किसी राब्ते का मतलब नतीजा नहीं था और जो कुछ हुआ ये जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब को ये हॉस्पिटल ला रहे थे और ये खुद वेंटिलेटर पे जा रहे थे। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। जजेस की तौहीन हुई है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है, एक इंसाफ में मबनी फैसले की तौहीन हुई है। ये तमाम तरह चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तौहीन अदालत इन पे लगाएगी। और शफी जान साहब, एक जो मामला था वो आपके एहतजाज का था जो 27 सितंबर का आपने अनाउंस किया है। अब तो उज़्मा खान साहिबा ने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब को के लिए पैगाम भेजा है कि उसको और अपना मोमेंटम बढ़ा दें। सुहेल आफरीदी साहब के लिए मैंने 20 लाख कहा था, अब जो हमारे सपोर्टर्स ये हालात देख रहे हैं 40 लाख लोग आएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफ़र है, क्या मुज़ाकरात इंगेजमेंट की तरफ जाएंगे या अब सड़कों की तरफ ही जाएंगे? अब सड़कों की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह हम। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, कल आपने जज्बात देखे होंगे, सोशल मीडिया देखा होगा, मीडिया देखा होगा, पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को वेलकम कर रही थी, फूल नछावर हो रहे थे उस रास्ते पे जिस रास्ते पे इमरान खान साहब ने आना था, लोग आतिशबाजी कर रहे थे। फिर जो रात में हुआ तो ये अब नफरतें बढ़ने लगी है। जो हमारी मूवमेंट है, स्ट्रीट मूवमेंट, वो कल हम जिला हंगू में कर रहे हैं, अफरीदी साहब लीड करेंगे, फिर अगले दिन हमने बुनीर जाना है। जो हमारी लॉन्ग मार्च है, जो हम 20 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, इस वाकये के बाद 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे 27 सितंबर की सुबह। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए शाहजेब साहब, इस माहौल में कैसे बातचीत होगी, किससे बातचीत होगी, किस पे एतबार किया जाएगा? एतमाद का फुकदान तो आपके सामने है। इस माहौल में तो कोई इस बातचीत की जो एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक धड़ा मौजूद था, जो इस चीज के हामी थे कि बातचीत से मसला हल किया जाए, अब वो भी हैंड्स अप हो चुके हैं। जो इस कल रात हुआ उसके बाद नफरतें मजीद बढ़ी हैं, उसके बाद जो है वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी थे अब वो भी सड़कों के हामी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफीजा साहब का मौका सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत किसी की भी हो,
माफिया हमेशा जीतता है और अवाम हमेशा ही हारती है। मगर इस हुकूमत में बहुत कुछ अनोखा हो रहा है और हुकूमत नए नए तरीक़ों से अपनी नाअहली साबित कर रही है। और मुल्क की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो चीनी पिछले साल हुकूमत ने इम्पोर्ट की थी वही चीनी वापस एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। माजी में भी और इस हुकूमत में भी ये साइकिल तो दोहराया गया कि पहले सस्ती चीनी एक्सपोर्ट कर दी, फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ा दी गई, शुगर मिल मालिकान ने खूब पैसा कमा लिया और फिर हुकूमत ने महंगी चीनी इंपोर्ट कर ली। इस हुकूमत ने भी गुज़िश्ता साल यही किया। पहले 7,90,000 टन चीनी यह कहकर एक्सपोर्ट कर दी गई कि मुल्क में चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है और चीनी बाहर बेचकर डॉलर्स कमाने और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने का भरपूर मौका है। हुकूमत ने अवाम से ये वादा भी किया कि चीनी एक्सपोर्ट करने से मुल्क में चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी जाएगी, क्योंकि मिल मालिकान ने भी बताया कि चीनी बहुत ज़्यादा है। मगर फिर चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, शुगर मिल मालिकान ने खूब मुनाफा कमा लिया और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दी गई। और फिर यह शोर मच गया कि मुल्क में चीनी की कमी हो गई है और इस तरह पहले एक्सपोर्ट करके और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ा के अरबों रुपए का इजाफी मुनाफा कमा लिया गया। और फिर वो हुकूमत जिसने ये वादा किया था कि चीनी एक्सपोर्ट करने से लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी जाएगी, उसने गुज़िश्ता साल जून में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया और वो भी प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त नहीं दी, बल्कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए चीनी दरामद करने का फैसला किया। क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी महंगी थी, इसलिए चीनी की दरामद पर से 53% इंपोर्ट टैक्सेस भी खत्म कर दिए। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सब खत्म कर दिए। 3 लाख टन चीनी मुल्क में मंगवा ली और यह वादा किया कि अब आवाम को इंपोर्ट की गई चीनी में से सस्ती चीनी फरोख्त की जाएगी। मगर फिर हुकूमत वो पूरी 3 लाख टन चीनी मार्केट में नहीं बेच सकी और जो चीनी पिछले साल इंपोर्ट की थी उसमें से 1,08,000 टन चीनी वापस एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक ये IMF से किए गए वादे की भी खिलाफ वर्जी है, जिसमें हुकूमत ने कमोडिटी मार्केट में मुदाखलत ना करने की कमिटमेंट दी है। और नाज़रीन, इस वक्त अगस्त का महीना है और इस बात का पूरा खतरा मौजूद है कि यहाँ हुकूमत अपनी चीनी एक्सपोर्ट करेगी और वहाँ लोकल मार्केट में कीमतें दोबारा बढ़ जाएंगी, जैसा कि माजी में हुआ है और बार बार हुआ है। यानी इस हुकूमत की नाअहली का अंदाज़ा लगाएं। पहले यह कहकर चीनी एक्सपोर्ट कर दी कि चीनी बहुत है और एक्सपोर्ट करने से मुल्क ज़र मुबादला भी कमाएगा और लोकल मार्केट में चीनी की कीमत भी नहीं बढ़ने दी जाएगी, यानी आवाम की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। फिर कीमत बढ़ गई, आवाम की जेब पर बोझ बढ़ गया तो ये कहकर चीनी इंपोर्ट कर ली कि सस्ती चीनी आवाम को बेची जाएगी। फिर वो सारी चीनी नहीं बिक सकी तो जो चीनी इंपोर्ट की थी उस इंपोर्ट की गई चीनी को एक बार फिर एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। क्या फिर ये सब माफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, ताकि फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ जाए, आवाम की जेब पर मजीद बोझ पड़ जाए और माफिया मुनाफा ही मुनाफा कमाए? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये तो बहुत दफ़ा हुआ है, हर हुकूमत में तकरीबन हुआ है कि पहले चीनी बरामद कर दी, फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ गई, फिर चीनी दरामद कर ली। वो पिछले साल हुआ। आपकी हुकूमत में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो चीनी दरामद की थी उसी को वापस बरामद करने का फैसला किया गया है। 1,08,000 मेट्रिक टन। ये क्या कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कुछ इस फैसले से कोई कमेंट्स ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे भी, दाएं बाएं, अच्छा किया आपने मुझे इस प्रोग्राम में ले रहे हैं। लेकिन मैं पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा जो पिछली हुकूमतों में होता रहा है। उसकी जो हमने एक्सपोर्ट की थी उसमें फ़र्क था। फ़र्क ये था कि जब हमारे से पहले हुकूमत थी PTI की, जब उस वक्त एक्सपोर्ट हुई तो उसमें सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्टर्स को साथ सब्सिडी भी दी गई। और जब हमने एक्सपोर्ट की है उसमें वो प्योरली विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी सम इंसेंटिव्स और कंसेशंस वो हमने किया। और उसमें बेसिकली असल में इसमें होता ये है कि राना साहब, एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर आप जो कह रहे हैं कि सब्सिडी का फ़र्क था जो कि वहाँ 3 अरब रुपए दे दी गई थी, मगर एक चीज़ जो सेम थी वो ये कि एक्सपोर्ट कर दी गई ये कह के कि मुल्क में बहुत ज़्यादा चीनी है, चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी जाएगी। आपने भी ऐसा ही कहा था और 165 रुपये की कीमत मुकर्रर कर दी थी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि कीमत नहीं बढ़ेगी और 220 रुपये की कीमत हो गई और फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ी थी। ये सब सेम है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा फ़र्क वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमने जो एक्सपोर्ट की तो सरप्लस था और मैं तो आज भी कहता हूँ वो डिसीजन ठीक था एक्सपोर्ट करने का। और उसमें ये भी था कि थोड़ी सी लेट हुई
कॉशियस थे हम, और उसमें थोड़ा सा फैसला लेट हुआ। पहले अगर हम करते तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन हमें मिलता एक्सपोर्ट से, उसी क्वांटिटी का। जब हमने एक्सपोर्ट की, प्राइसेस नीचे आ गई थी, हमसे $440 मिलियन मिले एक्सपोर्ट से। जब इंपोर्ट की, उससे अगला सीज़न आ चुका था। अगर आप देखेंगे तो उस सीज़न में नहीं हुआ, तो वो इस तरह हुआ कि अगले सीज़न में जब प्रोजेक्शन दी जाती थी वो यही था कि 7 मिलियन के करीब 70 लाख टन चीनी पैदावार होगी, क्योंकि गन्ने की फसल बहुत अच्छी है, बम्पर क्रॉप है, और स्क्रूज भी इसमें अच्छा होगा, और उससे 70 लाख पैदा होगी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मगर राज साहब, जब ये हुआ कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी उस वक्त, और फिर हुआ ये कि जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, मिलर्स ने ये कमिट किया था कि लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुसद्दिक मलिक साहब को एक कमेटी बनाई गई थी, उसका कन्वीनर बनाया गया था। उन्होंने उसमें एतराज़ उठाया कि लोकल मार्केट में अगेंस्ट कमिटमेंट कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए जो कोटा है उसको ख़त्म किया जाए। मगर मुसद्दिक मलिक साहब को हटा दिया गया, एक्सपोर्ट जारी रही, लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ती रहीं, और उसके बाद आपने इम्पोर्ट की, और आज जो इम्पोर्ट की थी उसको वापस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। मैं फिर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगा। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। प्राइसेस वो उसमें ये था कि ये 140 पे रखेंगे प्राइस, और हर महीने ₹2 उसमें इंक्रीज आती रहेगी, जो एक बड़ा सोचा समझा प्रोग्राम, एक डिसीजन था। लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू हुई, वो 15 इन्होंने कमिटमेंट की कि हम, वैसे बाद में हमने जब ये प्राइसेस बढ़ी भी तो इसको हमने एक्सपोर्ट उसके ऑर्डर कैंसिल भी कर दिए। जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ट्रक खड़े थे वो रोक दिए, और लंबी कहानी है। हमने एक हुकूमत को, मेरा ख्याल उज़्बेकिस्तान का था या किस जगह पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की 40,000 टन की, तो उस पर जब की तो हम 10,000 शायद दे सके थे, तो बाकी हमने कैंसिल कर दी। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, मगर साहब आपने ये मंगवाई तो ना, अब ये मसला ये है कि तो प्राइवेट सेक्टर को के लिए खोल देते कि जी प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर ले। आपने मंगवाई, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए मंगवाई, उन्होंने ये चीनी रखी, अब 1 साल बाद उसे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और अब पता नहीं है कि अब ये आपने एक्सपोर्ट की तो वापस मार्केट में कीमतें ना बढ़ जाएं कहीं, ये कि अब मिलर्स के प्रेशर में आके फिर कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। मेरी अगर बात सिर्फ 2 मिनट सुन ले तो फिर जितने क्वेश्चन है आपको मैं जवाब दूंगा। ये जब अगला सब क्रशिंग सीजन आया तो उसमें हमने देखा कि एंड ऑफ द डे जहाँ 70 लाख का था वहाँ 5.8 हुई, 58 लाख की पैदावार हुई। बड़ा मैसिव किस्म का उसमें रिडक्शन थी, जो एस्टिमेट्स थे या असेसमेंट थी या प्रोजेक्शन थी, वो 58। फॉर्चुनेटली ये भी पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि हमने, गवर्नमेंट ने 5 लाख की चीनी बफर स्टॉक के तौर पे रख दी, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 5 लाख हमने 1 महीना प्लस कंजम्पशन रख ली कि ताकि कल को कमी बेशी आए तो उसमें हम कवर करें। उसमें हम 5.8 से जब प्लस 5 की कैरी फॉरवर्ड 5 लाख था तो वो 63 होगी। हमारी कंजम्पशन जो थी वो 63.4 थी समथिंग। तो उस पर जब ये प्रेशर आया कि ये थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, तो उससे हमें इंपोर्ट करनी पड़ी प्राइस स्टेबलाइजेशन की वजह के लिए। इंपोर्ट टीसीपी के ज़रिए की, ट्रांसपेरेंस तरीके से की, वो 3 लाख की थी। जब हमने मार्केट में गए प्राइस स्टेबलाइज हो गई, लेकिन जो 1 लाख टन 1,08,000 थी वो हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। अब उसका ये इशू है कि उसकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और इस वक्त जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल बड़ी हैं। ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, इसको डी लिंक कर दें। मैं आपको उस जो लोकल प्रोडक्शन है इस वक्त हमारी, ना मिलर काम पे प्रेशर है, ना हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं लोकल प्रोडक्शन को, जो इस वक्त वो कहते हैं जी हमारे पास तो सरप्लस पड़ी आ गई है 15 लाख या कितनी, हमें इजाज़त दें। हम एक दाने की भी अभी तक इजाज़त नहीं दी, ना हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ये वो चीनी है जो गवर्नमेंट का उसमें उनकी मलकियत है, उनका है, प्रॉपर्टी है, और ये गलती की ना आपने दोबारा, क्योंकि IMF से एक तो कमिटमेंट की थी कि कमोडिटी मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करेगी, और उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से खबर आई थी कि वो इस बात के खिलाफ थे। तो आप प्राइवेट सेक्टर को इजाजत देते ना कि इंडस्ट्री को मंगानी है मंगा लें। आपने टीसीपी के जरिए मंगाई, 1 साल उस चीनी को संभाल के रखा,
और अब उसको वापस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो सवाल पैदा होता है ना कि हुकूमत अपनी बार बार इंटरवेंशन क्यों करती है, और अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया दोबारा मार्केट में प्राइसेस ना बढ़ जाए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रही, वो प्राइवेट सेक्टर से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ये तो गवर्नमेंट की चीनी है जिसको हम इस वक्त अच्छी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको हम निकालना चाहते हैं ताकि हमें उस पर कोई लॉस ना आए। दूसरा रहा IMF का तलक, IMF ने कभी भी नहीं कहा कि एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उस पर इंटरवेंशन ना करें। अभी वीट का उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने के लिए हमें इजाज़त दी कि आप प्रोक्योर कर सकते हैं 3500 पे हमने पिछले साल स्पोर्ट प्राइस रखी। प्रोक्योरमेंट 6.2 मिलियन टन की हमने टारगेट किया, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इस वक्त चले वो नहीं कर सके, एग्रीगेटर थे, प्राइवेट सेक्टर से थे, वो नया एक हमने किया था कि गवर्नमेंट नहीं प्रोक्योर करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा, यानी वो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसको लिंक ही ना करें वो सारी सिचुएशन के साथ, ये टोटल डिफरेंट है, इसको हमने निकालना है, अच्छी कीमत में निकालना है। उसके साथ बड़े टीआर सख्त हैं, किस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से कमेटियाँ बनेंगी, किस तरह टेक्निकल कमेटियाँ बनेंगी, और किधर ये जब बिड खुलेगी तो दोबारा फिर इसी में हम आएंगे कि ये बिड खुली है, ये प्राइसेज हैं उसकी आई हैं, और इस पे अगर ये मगर साहब हम अगस्त में हैं, इस वक्त अगस्त में है, जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और ये सिग्नल जाएगा कि अब हुकूमत के पास नहीं है जो कि मौजूद है, नवंबर तक का क्रशिंग सीजन आते आते फिर लोकल मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ जाएंगी? ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप इसको अभी होल्ड करके रखें बजाय इसके कि दोबारा प्राइसेस बढ़े मार्केट में? अभी जो एस्टिमेट हैं वो इनके हैं कि हमारे पास कोई 70 लाख की जो प्रोडक्शन आ चुकी है, क्योंकि तो ये मार्च 30 को ये ख़त्म हो जाता है सीज़न, क्रशिंग सीज़न, और उसका अभी तक जितनी प्रोडक्शन होनी थी हो गई है, वो पड़ी हुई है हमारे पास। जो इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो पिछले साल का है वो 1,27,000 है, जो प्रोडक्शन हुई है, जो इस वक्त हमारा अपना FBR का डाटा है वो 76,95,000 हुई है, 7.5 लाख हुई है, और टोटल अगर मिलाएं तो ये 78,22,000 बनती है। जो कंजम्पशन हमारी जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं एक महीने की रखूं भी 6 लाख, तो ये 66-72 पे जाती है। तो हमारे पास लास्ट ईयर भी शुगर मिलर्स यही कह रहे थे कि मुल्क में कोई कमी नहीं है, मुल्क में कोई कमी नहीं है, साल तो बिल्कुल, और कीमतें बढ़ती जा रही थी। 12 लाख सरप्लस थी, 5 लाख मैंने रख लिया, 7 लाख की उनको पीछे में इजाजत दी, लेकिन 5 लाख रखने जब अगले साल प्रोडक्शन हुई वो 5.8 हुई। आप मेरा उसको कैच नहीं कर रहे इसको। वैसे मैं जो पूरा सीक्वेंस है वो क्योंकि अगले साल तक जाता है, और फिर मैं कह रहा हूं कि जब वो मार्च तक भी एक्सपोर्ट हो रही थी तो यही कह रहे थे वो कि कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आपने पिछले साल, 1 साल हो गया और साहब 13 महीने हो गए, इनफैक्ट जुलाई में आपने ये कमिटमेंट देके गए थे कि इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट करेंगे। वजीर आजम ने कमेटी बना दी है, मैं भी हूं, ओवैस लगारी साहब भी हैं, लाइसेंस भी और दिए जाएं ताकि टेक्सटाइल की तरह ये आपस में compete करें। कंप्लीटली इस इंडस्ट्री को हम डीरेगुलेट करेंगे, हुकूमत की इंटरवेंशन इसमें से खत्म करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वो नहीं हुआ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कमेटी बनी हेडेड बाय ओवैस लगारी साहब, और मैं भी उसका मेंबर हूँ। एक कंप्लीट डेलिब्रेशन के साथ और रिकमेंडेशन भेज दी है, प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, जब कैबिनेट अप्रूवल देगी, तो उसमें टोटल एंड टू एंड डीरेगुलेशन है, एंड टू एंड लाइसेंस दिए जाएंगे। कब भेजी थी रिकमेंडेशन? ये मेरा 3-4 महीने हो गए मेरा ख्याल है, इसमें फ्यू मंथ्स बैक। और वजीर आजम की टेबल पर पड़ी हुई है, उन्होंने कोई नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया? अभी इस पे डेलिब्रेशंस वहाँ पर नहीं हुई, प्रेजेंटेशन हुई, लेकिन ये रिपोर्ट कंप्लीट करके भेज दी गई है। और हम चाहते हैं कि एंड टू एंड डीरेगुलेशन हो, उसमें कोई शक नहीं, ताकि इससे निकले हम। इससे हर कोई लगाए, यूनिट लगाए, जिसने लगाना है लगाए, जो वायबल होगा रह जाएगा, और फार्मर को अच्छी प्राइस मिले, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको खुला छोड़ दें, ताकि ये वो हो ही ना कि जब बाहर महंगी हो तो बाहर से ले जाएं, अगर सस्ती हो तो अंदर ले आएं, जो भी है, जब शॉर्टेज हो। तो वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पॉलिसी है। जरीना साहब, आपको यकीन है कि ये जो हुकूमत का फैसला, इससे लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, इसका कोई लिंक नहीं है लेना देना। जो मैं बता रहा हूँ लोकल प्रोडक्शन में बता रहा हूँ, 78 लाख है इस वक्त, 78 लाख है हमारे पास जो लोकल प्रोडक्शन हुई है पिछले साल, जो इस पड़ी हुई है। और हमारे पास जो पर मंथ जो कंजम्पशन है वो मिलर कहते हैं कि 5.5 है,
आप 5 लाख समझ लें या 5.5 लाख, और हम कहते हैं 6 लाख है। ये हमारा मतलब है, उस हम 6 से इसको कर रहे हैं 6 लाख से पर मंथ। तो उस वजह से हम समझते हैं कि हम वो हैव सफिशिएंट स्टॉक टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। और प्राइसेस जो हैं वो बिकॉल उनके मिलर के जी बिलो दैन हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन से हैं, जो सारे ये मिलर कहते हैं। लेकिन हमने उनकी जो रिक्वेस्ट है बार बार लेटर आ रहे हैं, उनको कंसिडर भी नहीं किया। कीपिंग इन व्यू के जब हमें पता चल जाएगा कि अगले साल कितनी प्रोडक्शन हुई है, फिर उस पर कंसिडर बंदा कर सकता है। लेकिन जो पिछले साल हमारे साथ हुआ था कि फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से 5.8 हो गई, 58 लाख हो गई, तो वो बड़ा हमारा एक्सपीरियंस था। अब क्लाइमेट चेंज में फ्लड आ जाता है, कुछ हो जाता है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया राना, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। मीर रज़ा अली केस में पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। ताहम अब मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की उस वीडियो फुटेज का इंतजार है जिसका इशारा तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे सवालात के जवाब में दिया था। उन्होंने हमें अपने मौक़िफ़ में बताया था कि सोच रहे हैं कि मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दें। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा था कि मीर रज़ा अली की लाश मिलने की जगह के इर्द गिर्द होने वाली तमाम नकलो हरकत पर पुलिस की तवज्जो है। ताहम आज हमें पुलिस राय ने बताया कि DIG साहब ने ये दावा तो कर दिया आपके सवालात के जवाब में, मगर ऐसी कोई फुटेज मौजूद नहीं है। इसलिए हमने आज फिर मीर रज़ा अली केस की तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी को सवालनामा भेजा। हमने उनसे पहला सवाल ये किया कि कल आपने हमें ये मौक़िफ़ भेजा था कि सोच रहे हैं कि मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दें। क्या ये फुटेज सामने आने के बाद केस में उठने वाले कई अहम सवालात का जवाब मिल जाएगा? दूसरा सवाल, अगर पुलिस के पास मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज मौजूद थी तो अब तक इससे केस हल करने में मदद क्यों नहीं मिली? तीसरा सवाल, अगर ये फुटेज खुदकुशी दिखाती है तो केस काफ़ी पहले ही हल हो चुका होता, लेकिन अगर ये फुटेज खुदकुशी नहीं दिखाती तो फिर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी पुलिस ने मीर रज़ा अली की मंगेतर से इंटरव्यू के दौरान दोबारा खुदकुशी के पहलू पर तफ्तीश करने की बात आखिर क्यों की? चौथा सवाल, ये CCTV फुटेज इतनी खुफिया क्यों रखी गई? हालांकि इस केस को अब 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और पुलिस की अपनी तफ्तीश पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। पांचवा सवाल, मीर रज़ा अली के वालिदैन पुलिस से मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें तमाम मुकम्मल, ओरिजिनल और अनएडिटेड फुटेजेस दिखाई जाएं, तो फिर मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की ये फुटेज उनकी फैमिली को क्यों नहीं दिखाई गई अगर ये फुटेज वजूद रखती है? छठा सवाल, मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की ये CCTV फुटेज रिलीज़ करने का फ़ैसला कब तक मुतवक्के है अगर ये वजूद रखती है? क्या माजी के बरक्स इस दफ़ा पुलिस मुकम्मल, ओरिजिनल और अनएडिटेड फुटेज रिलीज़ करेगी? मगर हमारे इन सवालात पर तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी ने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जंग और मुज़ाकरात के बाद अब अमरीकी सदर ट्रंप मज़ीद मुआशी पाबंदियों के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ साथ अपने आलमी हरीफ चीन पर भी जोर दिया है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ताहम चीन ने इन पाबंदियों को ही मुस्तरद कर दिया है, जबकि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चीन की मदद के बगैर ट्रंप के ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के इस मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। ऐसे में ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने खबरदार किया है कि जो लोग इन पाबंदियों का हुक्म देंगे या इन पर अमल दरामद करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है। सारी सूरत हाल में चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मुआशी क्रैकडाउन पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि पाबंदियाँ और प्रेशर टैक्टिक्स मसले का हल नहीं है। चीन फरीक़ैन पर जोर देता है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सियासी और सिफारती रास्ता इख्तियार करें। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन ऐसी एक तरफ़ा पाबंदियों की मुखालफत करता है जिनकी बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी में कोई बुनियाद नहीं है। फ़ौजी ताकत और दबाव की हिकमत अमली सिर्फ कशीदगी में इजाफे का बाइस बनेगी जो किसी के मफाद में नहीं है। हम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और तनाज़ात को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। इस सूरत हाल पर तज्ज़िया करते हुए अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि चीन के बगैर अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ मुआशी D-Day की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ट्रंप चीन के बगैर ईरान को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका नहीं सकेंगे और ट्रंप के पास चीन को ऐसा करने पर मजबूर करने का लेवरेज बहुत कम है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान के लिए मुश्किल वक्त में अहम सहारा बना हुआ है और ईरान की खाम तेल की बरामदात का 90% खरीदता है और अब इसमें तब्दीली का इम्कान बहुत कम है, खासतौर पर इसलिए कि चीन देख रहा है कि ये जंग अमरीका और दीगर ममालिक में कितनी गैर मकबूल रही है। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग
अगले माह अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में टैरिफ के हवाले से ट्रंप की नई जारहाना पॉलिसी के बाइस एक हंगामा खेज साल गुजरने के बाद ट्रंप के पास ऐसी कई वजूहात मौजूद हैं कि वो हर हाल में दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान कशीदगी को दोबारा बढ़ने से रोके। मई में ट्रंप का चीन का दौरा अब तक सूरत हाल को पुरसुकून करने में कामयाब रहा है, जबकि ट्रंप के पास चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुआशी ऑप्शंस भी अब महदूद होते जा रहे हैं। अगरचे अमरीकी महकमा खजाना ने उन आज़ाद चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदी आयद कर दी हैं जो ईरानी खाम तेल दरामद कर रही थी, लेकिन चीन ने अपनी कंपनियों को इन पाबंदियों को नज़रअंदाज करने का हुक्म दे दिया है। ऐसे में चीन के खिलाफ अमेरिका का कोई बड़ा इकदाम जवाबी इकदाम का खतरा भी पैदा कर सकता है। चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की सूरत में एक अहम बढ़तरी मौजूद है जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, लड़ाका तैयारों तक बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए ज़रूरी है और दुनिया के तकरीबन 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन में प्रोसेस होते हैं। इसलिए ट्रंप को एहतियात से कदम उठाना होगा, जबकि मगरबी ममालिक मुतबादिल सप्लाई चेन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की ज़रूरत के हवाले से अहम बयान दे दिया है। वाज़ेह रहे कि ईरान के अंदर इस जंग को लेकर इख्तिलाफात मुसलसल सामने आते रहे हैं और अब भी मुज़ाकरात और दोबारा जंग के मामले पर ईरान की सिविल और अस्करी क़यादत खासतौर पर पासदाराना इनकलाब से वाबस्ता हार्डलाइनर एक सफ़े पर नज़र नहीं आते। ईरान की सिविलियन क़यादत के बयानात से भी ये इख्तिलाफात वाज़ेह होते हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करके दुनिया की मईशतों को मुतासिर कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड करके ईरान की मईशत को मुतासिर कर दिया है। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा और रोज़मर्रा की अशिया भी दरामद करने में उसे मुश्किलात का सामना है। ऐसे में आज भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसी नौयत का एक बयान दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे इसना न्यूज़ के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आज हमारे मुल्क में तमाम इख्तिलाफात और तकसीम की वजह सिर्फ अना और ज़ाती ख्वाहिशात हैं। हमें मुख्तलिफ आरा को कबूल करना होगा और ये समझना होगा कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर तकसीम का शिकार हो गए तो तबाह हो जाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि हम अपनी खामियों और कोताहियों से भी इनकार नहीं करते, लेकिन हम इत्तेहाद और इत्तफाक़ राय के ज़रिए मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर है कि आज ही जंग ख़त्म कर दी जाए कि जब हम मजबूती और वक़ार की पोजीशन में हैं। ईरानी सदर ने तकरीब से अपने खिताब में मज़ीद कहा कि मेरे लिए ये नाकाबिल कबूल है कि मैं इस मुल्क में ज़िम्मेदारी के ओहदे पर फाइज रहूं, जबकि कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के अखराजात, सेहत और इलाज मुआलजे के अखराजात पूरे करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक सरकारी ओहदेदार की हैसियत से अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जवाबदेह होना मेरी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।